का दरवाजा बंद किया तो वो गुंडे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे के एक कोने में छुपी हुई लिली उन गुंडों पर झपटी और वो अचानक से दरवाजे से दूर भाग गए। लेकिन वो फिर से आए तो लिली ने उनका मुंह नोचकर उन्हें पंजों से घायल कर दिया। उन्होंने कमरे में रखा हुआ स्टूल उठाया और जैसे ही लिली को मारना चाहा कि वो उछलकर कमरे की दीवार पर लगे हुए एक नाइट लैंप के ऊपर जाके बैठ गई। नाइट लैंप काफी ऊंचाई पर लगा था और वहां तक उनके हाथ या कोई भी और चीज नहीं पहुंच पा रही थी। पर इससे पहले कि वो लिली को कुछ फेंक कर मारने की कोशिश करते, एक लाल रंग की बहुत तेज रोशनी जैसे कि कोई लेजर लाइट हो लिली की आंखों से निकलने लगी। लाइट इतनी तेज थी कि कमरे में सिवाय चमक के कुछ और नहीं नजर आ रहा था। लिली आंखें घुमाते हुए सबको देखे जा रही थी और उसी लाल तेज रोशनी में ऐसा क्या था जब कुछ सेकंड तक वो गुंडों के ऊपर पड़ी तो सब एक एक करके बेहोश होने लगे। उन 15-20 गुंडों को बेहोश करने में लिली को सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। कुछ अजीब, भयानक, डरावना। लिली की आंखों से निकली हुई रोशनी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और भी तेज हो गई थी। इतनी तेज कि युद्धवीर की आंखें चौंधिया गई थी। रोशनी उन सबको अपने आगोश में ले रही थी और देखते ही देखते उन सब के शरीर जलते हुए मोम की तरह पिघलने लगे थे। पूरे कमरे में खून और मांस के चीथड़े फैले हुए थे। जब सारे गुंडे खून और मांस में परिवर्तित हो गए थे तो लिली ने अपना मुंह खोला और उसके छोटे से मुंह में से एक विशालकाय जीभ बाहर निकली। उस जीभ ने जैसे ही कमरे में पड़े हुए खून को छुआ तो वो 10 से 15 मिनट में सबको चट कर गई। पूरा कमरा जो कुछ देर पहले खून से भरा हुआ था वो साफ हो चुका था। बस कहीं कहीं पर खून के छींटे थे। लिली ने वो भी अच्छे से चाट लिए। इसके बाद वो नीचे उतरी और बाहर से पानी का पाइप मुंह में दबाकर अंदर आ गई, जिसमें से पानी की धार बाहर आ रही थी। उसने पाइप से कमरे की दीवार पर पानी की बौछार कर दी। जब दीवारें धुल चुकी थी तो एक बार फिर से लिली ने कमरे में भरे हुए पूरे पानी को पी लिया। थोड़ी देर बाद गीला कमरा पूरी तरह से सूख चुका था और वहां पर किसी तरह का कोई भी नामो निशान नहीं था। यह सब सिर्फ 1 घंटे में हो गया था। युद्धवीर ने जब वो पूरा वीडियो देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस वक्त लिली उसके बगल में बैठी थी और वो भी ध्यान से इस वीडियो को देखे जा रही थी। युद्धवीर ने प्यार से लिली को उठाया और अपने गाल से उसका गाल सहलाते हुए कहा, लिली तुम ग्रेट हो, तुम मेरे बहुत काम आ सकती हो। लिली ने भी प्यार से म्याऊ म्याऊ करते हुए युद्धवीर के गाल चाट लिए। इसके बाद युद्धवीर ने 4 बॉइल्ड एग उसे दिए तो वो पल भर में उसे चट कर गई। तभी युद्धवीर ने गहराई से सोचा और खुद से कहा, शायद लिली भूखी है और 4 अंडे से इसकी भूख शांत होने वाली नहीं है। अरे नहीं, 4 अंडे क्या, इसकी भूख तो 20 लोगों को खाकर भी शांत नहीं हुई। मुझे इसके लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। अबिका अभी भी सो रही है और लिली के खाने का जो स्पीड है उससे मुझे लगता है कि इसका पेट भरने में लगभग आधा घंटा से ज्यादा ही लगेगा। मैं लिली को लेकर जाता हूं। युद्धवीर रेडी हुआ और निकलने से पहले एक फोन किया। कुछ ही देर बाद वो समुद्र के किनारे एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा। युद्धवीर आराम से पैर फैलाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गया और लिली म्याऊ म्याऊ करती हुई उसके पास खेलने लगी। कुछ ही देर में ट्रक के रुकने की आवाज आई। युद्धवीर ने ध्यान से देखा, उसमें से 2 आदमी उतरे। इसके बाद ट्रक के पिछले हिस्से को खोला गया, जिसमें से 3-4 लोग उसमें से कार्टून भर भर के मीट और चिकन नीचे उतारने लगे। कुछ ही देर बाद समुद्र किनारे रेत पर मीट और चिकन का ढेर लग गया। लिली ने जैसे ही ये देखा तो वो खुशी से उछलने लगी। लेकिन अभी तक युद्धवीर ने लिली को अपनी गोद में संभाल कर रखा था। वो नहीं चाहता था कि किसी के सामने कोई भी बात जाहिर हो। जब ट्रक खाली हुआ और सारे लोग उसमें बैठकर चले गए, तब यहां वहां देखते हुए युद्धवीर ने लिली को मीट के ऊपर छोड़ दिया और युद्धवीर को लिली का ये रूप 8वां अजूबा सा लग रहा था। बस आधे घंटे में उस मीट के पहाड़ को वो चट कर गई थी। पर हां, एक चिकन पीस अभी भी वहां पड़ा था और यह देखकर युद्धवीर को यकीन हो गया था कि लिली का पेट भर गया है, क्योंकि उसने इस पीस को खाते खाते छोड़ दिया था। तभी युद्धवीर उसे गोद में उठाकर घर ले आया। दूसरे दिन सुबह अविका उठी ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। अविका ने जब देखा तो उसके ताऊ जी का फोन था। उसने फोन उठाकर कान से लगा लिया। हेलो ताऊ जी, गुड मॉर्निंग। ताऊ जी ने कहा, गुड मॉर्निंग अविका, कैसी हो?
खैर, ये पूछकर मैं अपना और तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूंगा। वैसे भी या तो तुम गार्डन में अपने हाथों से पौधों में पानी डाल रही होगी, या तो डस्टिंग या फिर किचन में कॉफी बना रही होगी। अबिका, अपने घर में हमने तुमसे कभी एक गिलास पानी नहीं उठवाया, पर वहां जाकर तुम्हें ये सब काम खुद करना पड़ रहा है। पर मुझे ये सारे काम करना अच्छा लगता है और मैं ये काम अपनी मर्जी से करती हूँ। अब आप बताइए, मुझे कॉल क्यों किया है? अबिका ने रूखेपन से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि आज हमारे यहाँ बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें वो अटेंड करनी ही है। इस पर अबिका ने बेमन से कहा, ताऊ जी, पर क्या मेरा आना जरूरी है? ताऊ जी ने कहा, हर मीटिंग में तुम्हारा आना जरूरी है। तुम्हें अपने दादाजी का विल तो याद होगा। कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे पास ही हैं और हर डिसीजन में हमें तुम्हारे साइन की जरूरत पड़ती है, इसलिए तुम्हारा आना जरूरी है। अविका के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि टाइम पर आ जाऊं। ताऊ जी ने कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें टाइम पर आना है और बेहतर होगा कि युद्धवीर को घर पर ही छोड़ आओ। वो जब भी आता है अपने स्टूपिड आइडियाज हमारे सामने रख देता है। ताऊ जी, अगर आपको दादाजी की विल याद है, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि दादाजी चाहते थे कि युद्धवीर हमेशा मेरे साथ रहे। और इतना कहते हुए अविका ने फोन कट कर दिया। अविका के ताऊ जी त्रिलोकी दांत पीसते रह गए। उन्होंने गुस्से में फोन को टेबल पर पटकते हुए कहा, डैम इट, मैं चाहता हूं कि अविका को अपनी तरह से हैंडल करूं और करने भी लगता हूं, लेकिन युद्धवीर सब कुछ बिगाड़ कर रख देता है। इतनी देर से फोन पर बातें सुन रहे श्री ने अपने डैड को समझाते हुए कहा, डैड रिलैक्स, आप युद्धवीर को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसमें सेंस कितना है? इस पर त्रिलोकी ने कहा, श्री, तुम समझने की कोशिश करो। जब तक युद्धवीर अविका के साथ है, हम लोग अविका को बहला नहीं सकते। वो कभी भी अकेले मीटिंग अटेंड करने नहीं आएगी। और ये बात उससे पिताजी कहकर गए और उसने तो पिताजी की बात को जैसे गांठ बांध लिया है। उसे खुद इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने कभी भी हमारी प्रॉपर्टी या इस बिजनेस का कोई हिसाब नहीं मांगा। आज तक उसके हिस्से के करोड़ों रुपए खुद ही यूज करते आए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इस पूरी प्रॉपर्टी में 40% शेयर्स उसके हैं, 30% मेरे और 30% तुम्हारे चाचा के। अब अगर 30% में वेद और तुम्हें आधा आधा शेयर मिलेगा तो तुम्हें कितना मिलेगा? क्या सिर्फ 15% शेयर्स? इस पर तुनकते हुए श्री ने कहा, नो डैड, मुझे 15 नहीं, मुझे पूरे 50 चाहिए। अरे अविका तो इस लायक है ही नहीं कि उसे कंपनी में पार्टनरशिप दी जाए, वो भी 40% की तो कतई नहीं। वो तो अच्छा है कि स्टूपिड युद्धवीर को पैसे का कोई लालच नहीं है, वरना अभी तक पता नहीं वो क्या क्या करता। वैसे डैड, युद्धवीर को लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसको तो हम कभी भी लात मारकर निकाल सकते हैं बिजनेस से। त्रिलोकी ने कहा, श्री, युद्धवीर हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो हमारी अविका का लाइफ पार्टनर है। उसे हम कैसे अलग करें? तो श्री ने कहा, हाँ डैड, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। आपने देखा, देवांश आहूजा के साथ हमने प्लानिंग की भी थी, पर उसका नतीजा आपने देखा ना। त्रिलोकी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हर प्लानिंग फेल होती रही है श्री, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पर मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही दिन में देवांश आहूजा अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पर यह सब आखिर हुआ कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया। श्री ने जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी, मेरी लिस्ट में सिर्फ देवांश ही नहीं है, उससे बढ़कर एक से एक लोग हैं। आप तो जानते हैं कि अविका हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जो पोजीशन, जो इज्जत ओरोविल में है, वो हर किसी की नहीं है। आपको याद है 2 साल पहले तक अविका के लिए कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते थे। एक से बढ़कर एक शाही परिवार के लड़के अविका से शादी करना चाहते थे। इतने रईस घरों के रिश्ते उसके लिए आए हैं कि उनके आगे हम कुछ भी नहीं थे। पर ये एक बुरी याद है कि हमारे दादाजी ने अविका के लिए चुना तो किसे? अगर वो किसी अच्छे लड़के को चुनते तो उसे हम अभी झांसे में लेकर अविका के सारे शेयर्स अपने नाम कर चुके होते। अब युद्धवीर को कुछ पैसों का लालच तो है नहीं, पर वो अविका को हर काम में इन्वॉल्व करवाना चाहता है। इस पर त्रिलोकी ने कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि वो हमारी फैमिली से दूर हो जाए। हम उससे कोई रिश्ता ना रखें
लेकिन युद्धवीर उतना ही सम्राट फैमिली में घुसना चाहता है। तो श्री ने कहा, पर अब मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं डैड। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि अबिका और युद्धवीर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। और मैंने इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। बस अब मुझे एक मौके की तलाश है। त्रिलोकी ने चिंतित होते हुए कहा, पर क्या, कौन सा आइडिया? श्री, कोई भी आइडिया मुझे बताए बिना ट्राई मत करना। तुम्हारे आइडियाज हमेशा फेल होते हैं। बोलो क्या करना चाहते हो? श्री ने कहा, तो सुनिए। तो उसने एक एक बात अपने डैड को अच्छी तरीके से समझा दी, जिसे सुनकर त्रिलोकी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट आइडिया। बस अब मुझे यह देखना है कि तुम इसमें कितने सक्सेसफुल होते हो। अगर ऐसा हो तो समझो हमारा आधा काम हो गया। श्री ने भी खुश होते हुए कहा, ठीक है डैड, फिर मैं आज ही यह काम शुरू करता हूं। अच्छा डैड, वैसे आज मीटिंग में क्या होने वाला है? त्रिलोकी ने जवाब देते हुए कहा, फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें टारगेट पूरा करने के साथ ही हम अपने काम को इंप्रूव करें। अविका के नाम पर शेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार है। श्री, हम भले ही नहीं चाहते कि अविका हमारी बिजनेस पार्टनर बने, पर हकीकत यही है कि अविका हमारी बिजनेस पार्टनर है, वो भी पूरे 40% के। इसलिए उसका बिजनेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब भी कोई बड़ी पार्टियां होती है, कोई डील होती है, तो ऐसे में अविका का एक अलग ही प्रभाव बनेगा और हमें आज उसको उसकी जिम्मेदारी याद दिलानी है। उससे हम पूछेंगे कि अगर वो ये सब नहीं कर पा रही है तो उसे इसी वक्त कंपनी से इस्तीफा दे देनी चाहिए। अविका को यह चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर वो हाँ नहीं कहती है तो हमें एक बहाना मिल जाएगा उसे यह कहने के लिए कि जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है, कंपनी से अलग हो जाए। और इसीलिए मैंने आज ये मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में तुम सबका होना जरूरी है, खासकर तुम्हारा। श्री बोल पड़ा, पर मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो मीटिंग में हूं ना। त्रिलोकी ने कहा, हां, तुम्हें मीटिंग में होना ही चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं, याद है? वरना पता चले कि मीटिंग के बजाय तुम किसी के पीछे। क्या डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? त्रिलोकी ने कहा, अभी भी तुम्हें याद नहीं है? ठीक है, एक बार मैं तुम्हें याद करवा ही देता हूं कि पिछली बार आखिर हुआ क्या था।